हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश आर्यन और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे 25 जनवरी शिफ्ट 2 का जो हमारा फिजिक्स का पेपर हुआ जेईई मेन का, उसके बारे में। तो आई होप बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे करेक्ट आंसर करके आए होंगे। तो जिनका जिनका करेक्ट आंसर आया था ऑप्शन जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे अभी आगे का सेशन देने वाले हैं वो ये वीडियो लेक्चर जरूर देख के जाएं, क्योंकि उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है और किस तरीके से क्या पॉसिबिलिटी है आपके आने की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द सर्किट शोन द करंट in ampere through 4 ohm resistor connected across A and B is 1 by n amperes. The value of n is। तो देखिए प्यारे बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। जैसे कि हम सर्किट को देखते हैं तो हमें समझ आ रहा है इस सर्किट को देखकर कि हमारे पास जो ये सर्किट है ना, दैट विल बी सिंपल पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ सेल। तो देखिएगा हम लोग क्या लिखते होते थे, दिस इज Zi1 and this one is R1, this one is Zi2 and this one is R2 and the external resistance connected through this resistance is R। तो देखिएगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास R कनेक्टेड है। तो हम लोग करंट क्या लिखते थे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि अगर पोलरिटी हम लोग का ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सेम रहता था, तो क्या लिखते थे, नेगेटिव लिखते थे। तो जाई इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जाई इक्विवेलेंट लिखेंगे Zi2 into R1 माइनस Zi1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपल है कि अगर पोलरिटी सेम से कनेक्टेड है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर सेम नेचर है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। और यहाँ पे अगर अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, पॉजिटिव। तो देखिए जाई इक्विवेलेंट यहाँ पे प्यारे बच्चों, जाई इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, 8 टाइम्स ऑफ 3, 8 टाइम्स ऑफ 3 is 24, 5 टाइम्स ऑफ 4 it will be 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 it will be 7, so it comes out to be 4/7 वोल्ट। अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो देखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, तो इसका इक्विवेलेंट ये दोनों कनेक्टेड पैरेलल में, तो 4 into 3 12 अब डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पे देखिएगा ये जैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसके साथ ही किसमें आ जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में प्लस कितना कर देंगे हम लोग प्यारे बच्चों, 4, so it comes out to be 40/7, 28 प्लस 12 40/7। तो देखिएगा करंट कितना फ्लो करने वाला है, I is equals to जाई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो देखिएगा ये 4 ओम से पूछा करंट थ्रू दिस A एंड B, तो इसके थ्रू करंट हम लोग निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा कितना आने वाला है, इट कम्स आउट टू बी 4/7 डिवाइडेड बाय 40/7, 7 and 7 will get cancel out, so it comes out to be 4/40, that means 1/10। अब इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/n। अगर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितना आने वाला है, 10। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो आने वाला था प्यारे बच्चों, कितना आने वाला था, 10। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं कि जो नेक्स्ट सेशन देने वाले हैं, आगे का जो देने वाले हैं, तो आगे का शिफ्ट में ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है 27 जैन का जो 28 जैन का उसमें आ सकता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल का जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखिए, क्योंकि ये सब सारी चीजें देख रहे हो जो रिलेशन है क्वेश्चंस जो लास्ट सेशन 24 वाले में सॉल्व किए थे उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ओके, करंट आपको पूछा था कि I5 एंड I4 की वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप की चीजों को याद रखें, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल याद रखिए। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A metal rod of length 1 meter is moving perpendicular to its length with 8 meter per second along the positive x-axis. If the magnetic field 2 Tesla perpendicular to the plane of motion, find the EMF involved between the two ends of the rod is। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है इस तरीके का, मैग्नेटिक रॉड है, लेट अस अज्यूम लाइक दिस। अब ये जो है ना 8 मीटर पर सेकेंड से, v इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि बोला है परपेंडिकुलर टू द रॉड है, हम इस तरीके से मान रहे हैं अंदर की तरफ। ओके, तो अंदर की तरफ हम लोग मान रहे हैं। देखिएगा तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड। तो लेट अस अज्यूम ये जो हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं इसको A एंड दिस इज द पॉइंट B। अब आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि कौन सा जो है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आपको बताया था सिंपल मेथड होता है स्ट्रेच द फिंगर टुवर्ड्स द वेलोसिटी, बिकॉज हम लोग जानते हैं जाइज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, सिंपली VVL। यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे VVL में देखिएगा कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं, पुट द योर राइट हैंड फिंगर्स टुवर्ड्स द velocity vector and curl the figure towards the magnetic field, you will your stretch thumb will give that positive direction of EMF। अब देखिएगा जैसे ही इस तरीके से रखे हम लोग प्यारे बच्चों, अब इसको कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर।
किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। किधर गया? ऊपर। अगर मतलब ऊपर इंडिकेट कर रहा है, मतलब कह रहा है कि भैया ऊपर जाओ, जीवन में ऊपर जाओ, इसका मतलब किधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा? ये मतलब दिस वन इज पॉजिटिव और दिस वन इज नेगेटिव। दैट मींस ये पॉजिटिव, दैट मींस हम लोग क्या लिखने वाले हैं? जाई ए माइनस जाई बी, और यू कैन से वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिख लेते हैं। वी ए माइनस वी बी, यही आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो ये कितना होता है प्यारे बच्चों? वी वी एल। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन था कितना? मैग्नेटिक फील्ड गिवन था आपका जी 2 टेस्ला, एंड जो लेंथ गिवन है आपका, लेंथ आपका गिवन है 1 मीटर का। तो देखिएगा कितना आने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 1, दैट मीन्स 16। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होने वाला था? 16 वोल्ट। तो इसका मतलब आंसर इसका कितना हो जाएगा? 16। तो आपको फिल करना था सिंपल 16 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब चीजें देखिएगा, यहाँ पे आई एल क्रॉस बी है ना, आई एल क्रॉस बी। तो फोर्स भी आपसे पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आई एल क्रॉस बी है ना, करंट आपको दे देगा। तो अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा कि आगे आपका क्वेश्चन जो आ सकता है, हो सकता है इस पे मैग्नेटिक फोर्स पे। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर का कितना होता है प्यारे बच्चों? आई एल क्रॉस बी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, दैट मीन्स आई एल बी साइन थीटा, याद रखिए। अकॉर्डिंगली थीटा रख लीजिएगा वैल्यू। तो करंट हो सकता है दे दे, या करंट फंक्शन में दे दे, चार्ज दे दे एज ए फंक्शन ऑफ टी, आपको दे दे हो सकता है Q इज इक्वल्स टू मान लीजिए xt स्क्वायर प्लस बी टी, एंड आपको दे देगा कि वैल्यू ऑफ, ये कुछ भी दे सकता है, x की वैल्यू, b की वैल्यू, ओके, टाइम की वैल्यू दे देगा, बोलेगा भैया यहां से बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो लेंथ वगैरह बता देगा। आपको क्या करना है? टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, डिफरेंशिएट करके अपने करंट निकाल लेना है, और यहाँ पे रख के आप लोग सिंपल मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हैं। जो कमिंग सेशन ये इन चीजों को ध्यान रखिए कि इस तरीके से क्वेश्चन में मॉडिफाई करके और बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A capacitor has capacitance of 5 microfarad when the medium between the plates is air. Now if the dielectric constant is inserted with value 1.5 in half of the separation between the plates and area same as plates, the new capacitance in microfarad is। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या कर रहा है कि एक कैपेसिटर लिया है जी। कैपेसिटर को आपको क्या बोला है कि कैपेसिटेंस वैल्यू जो है दैट विल बी 5 माइक्रोफैराड। इसकी वैल्यू आपको बता रखा है कि 5 माइक्रोफैराड है जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी कैपेसिटर को यहाँ पे बोल रखा है कि लेट अस अज्यूम, हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज जो इसका जो सेपरेशन है वो डी है। अब बोल रहा है कि हाफ इसका पोर्शन को हम लोग फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम कैसे हम लोग फीड कर देते हैं? तो न्यू कैपेसिटेंस बताइए। तो इसका दो मेथड हो सकता है कि अगर बात करें हम लोग, तो देखिएगा इसका जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालें dy2, ये लेंथ कितना में dy2 में हम लोग सेपरेशन में डालें, और ये dy2 हो जाएगा हमारे पास। टोटल सेपरेशन हमारे पास d था। तो ध्यान से देखिए कि जैसे dy2 हो गया, तो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। अब ये कितना हो चुका है? dy2, दैट मींस 2 a एप्सिलॉन नॉट बाय d, 2 एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब ये देखिए कैपेसिटेंस है, तो बेसिकली कैपेसिटेंस ट्वाइस हो चुका है। और देखिएगा अगर न्यू कैपेसिटेंस की बात करें, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? जिसमें एयर फील्ड है, तो ये कितना हो जाएगा? k इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय dy2, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइडेड बाय d। यहां से ध्यान से देखिए, तो ये 2kc होने वाला है। तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? अगर डिस्टेंस वाइज डिवाइड हो रहा तो सीरीज में होता है, यस और नो? तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, सिंपली ये कितना हो जाएगा? 2c, और ये कितना हो जाएगा? 2kc। 2kc। अब इसके इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आने वाला है? 2c इंटू 2kc डिवाइडेड बाई 2c प्लस 2kc। c को कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो c एक कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4kc डिवाइडेड बाई, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस k। तो यहां से 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल आउट, सो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.5। कैपेसिटेंस वैल्यू हमारा गिवन है 5 माइक्रोफैराड, ये कितना आने वाला है? 2.5। तो देखिएगा ये कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 3/2.5, दैट मींस ये आ गया हमारा 30/25 इंटू 5। तो कितना आने वाला है न्यू कैपेसिटेंस? दैट विल बी 6 माइक्रोफैराड। कितना आने वाला है प्यारे बच्चों? 6 माइक्रोफैराड। तो आपका जो सी न्यू कैपेसिटेंस जो आपका बेसिकली है वो 6 माइक्रोफैराड है। तो इसका आंसर कितना आने वाला था? 6। इसका मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मेथड 2 एक लाइन में आपसे सॉल्व हो जाता है। देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यू कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से जो सी डैश हो जाता है, कितना हो जाता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी
माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सिंपल। अगर ये फॉर्मूला आपको याद था ना तो आप सिंपली कर सकते थे, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिएगा सिंपली प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी डैश की वैल्यू कितना लिखने वाला हूं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस, ये कितना होने वाला है, डी बाई 2। थिकनेस कितने में हम लोग डाले हैं स्लैब को, तो यहाँ पे डी बाई 2 1 माइनस 1 बाई के, और 1 बाई के की वैल्यू कितना है 1.5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, तो ये आने वाला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1.5 0.5 अपॉन 0.5 अपॉन 1.5 0.5 अपॉन 1.5। दैट मींस ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली सी डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, यह हमारे पास आ रहा है, ये आ गया 3 माइनस 0.5 2.5 और ये कितना आने वाला है, इट कम्स आउट टू बी 3। सिंपली इट कम्स आउट टू बी 3। अगेन कितना आने वाला है 30 अपॉन 25 और सी की वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों 5, सो इट कम्स आउट टू बी अगेन 6 माइक्रोफैरेड। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ रहा था। तो आप इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इक्विवेलेंट। हाँ, आगे का सेशन के लिए अगर इसका आंसर सिंपली आ गया 6 इसका आंसर आ गया, आगे का जो शिफ्ट देने वाले हैं उसमें याद रखिए कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर्स के बीच में कुछ इस तरीके से स्लैब डाल देते हैं, तो इस तरीके से स्लैब डालने से कि ग्राफ जो है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इसके ग्राफ में जो होता है वो ज्यादा स्लांट हो जाता है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, E इक्वल्स टू वी बाई डी, E इक्वल्स टू वी बाई डी। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगेन इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने का मतलब है कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी उसको इंपैक्ट डालता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है सिग्मा अपॉन के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ई डैश की बात करें, दैट मींस जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अगेन कांस्टेंट। तो अगर इसका मैं ग्राफ बना के दिखाऊं ना, ग्राफ बना के मैं दिखाऊं, देखिएगा ध्यान से, तो ग्राफ बना के दिखाऊंगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कांस्टेंट वैल्यू। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ये dy2 तक गया है, ये dy2 तक गया, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट dy2 के लिए। अगर इधर से देखेंगे तो नेक्स्ट उल्टा केस हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डी का ग्राफ आ गया आपके पास, ये dy2 है टोटल, यहां तक डी ले लीजिए, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। अगर पोटेंशियल की ग्राफ आपको बोलता तो पोटेंशियल की ग्राफ अगर मैं बनाता इसके लिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पोटेंशियल के ग्राफ बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ज्यादा सलांट हो जाता है जी और ये कम सलांट होता है। इसका मतलब क्या है, ये सलांटिंग इसकी ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब पोटेंशियल अगेन क्या हो जाता है, डिक्रीज, है ना। तो इस बात से डिपेंड करता है कि इसका सलांटिंग क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्राफ याद रखिए, हो सकता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ सकता है कि यहाँ पे और मीडियम डाल दे, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका मैं वीडियो लेक्चर में दिया हुआ सॉल्यूशन, तो पीछे जाके वीडियो लेक्चर में जो कि डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हैं, वहां से आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल मूव करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द इमेज शोन, द इमेज फॉर्म्ड after refraction from lens and reflection from mirror, if the focal length of the lens is 10 cm, find the value of x। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ सेटअप था। तो इसमें सिंपल है कि प्लेन मिरर का थोड़ा प्रॉपर्टीज था और लेंस का फॉर्मूला आपको लगाना था। तो देखिएगा सिंपल ध्यान से कि अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होता है वही इमेज का होता है, और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म्ड होता है। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर ये इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, दैट मींस इनसाइड मिरर ये 5 सेंटीमीटर पे हो रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट रखा होगा अगेन कितना पे रखा होगा प्यारे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर पे ही रखा होगा। दैट मींस ऑब्जेक्ट
यहां पे कहीं रखा होगा, किसके लिए? ये प्लेन मिरर के लिए। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर का, यही इमेज फॉर्म करके दे रहा है 5 सेंटीमीटर का। दैट मींस यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना होने वाला है? ये 20 था, तो ये कितना होने वाला है? 20 माइनस 5, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। एंड इसका जो था ये लेंस के लिए पक्का है कि ये इमेज बना होगा। इसका मतलब जो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वही लेंस के लिए क्या रहा होगा? इमेज रहा होगा। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस की बात करें और ये कन्वेक्स लेंस है प्यारे बच्चों, तो इमेज टुवर्ड्स द रे बन रहा है। इसका मतलब कितना होने वाला? प्लस 15 सेंटीमीटर पे। v की वैल्यू कितना होने वाला? प्लस 15। अब ये फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका कितना होने वाला? प्लस 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान से देखिएगा कि हमेशा डिस्टेंस को किधर से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। दैट मींस नेगेटिव साइड में गए क्योंकि रे ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कितना होने वाला है? 1/10 इक्वल्स टू 1/15 माइनस ऑफ 1/-x, बिकॉज हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। दैट मींस u की वैल्यू कितना ले रहे हैं प्यारे बच्चों? -x ले रहे हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा तो 1/x की वैल्यू कितना आने वाला है? 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम कम्स आउट टू बी 30 और ये कितना आने वाला है? 3 - 2, इट कम्स आउट टू बी 1/30। दैट मींस x की वैल्यू कितना आने वाला है? सिंपली 30। तो आपका आंसर कितना आ जाता है? 30 सेंटीमीटर। मतलब आपको कितना फिल करना था? सिंपली 30। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर जिसको प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज याद था तो ये सिंपली कर सकते थे। साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कनकेव मिरर दे देता है ना, कनकेव मिरर देके आपसे पूछ लेता तो उसमें आपको मिरर फार्मूला लगाना पड़ता और पहले ऑब्जेक्ट निकालने के लिए जो ऑब्जेक्ट उसका होता है वो इमेज बिहेव करता है इसका लेंस का। तो ये इस चीजों को ध्यान रखिए जो नेक्स्ट सेशन जो भी देने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर विथ रेजिस्टेंस 5 ohms इज रीड्रॉ टू इंक्रीज इट्स लेंथ 5 times with the final resistance of the wire. Option 1 16 ohm, option 2 125 ohm, option 3 25 ohm, option 4 32 ohm। अगेन प्यारे बच्चों आपको कॉपी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखिएगा। आप लोगों के पास सिंपली क्या बोला है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टर है जी इस तरीके का, जिसका मान लीजिए हम लोग लेंथ ले लेते हैं प्यारे बच्चों कितना? L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं? लेट अस अज्यूम A। तो हम लोग जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? सिंपली रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A। अब देखिएगा लेंथ चेंज हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोग को सिखाए हुए हैं कि अगर 1 लीटर पानी है उसको ग्लास में रखोगे तो हाइट कुछ और होगा, बकेट में रखोगे तो हाइट कुछ और होगा पानी का। लेकिन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की बात करें तो वो तो 1 लीटर ही है ना, तो वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या है? जस्ट यू हैव टू चेंज क्या कर रहा है? लेंथ। तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, जो भी क्वांटिटी चेंज हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? रो टाइम्स ऑफ L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सेम रहने वाला है। अब R और R डैश जो मर्जी आपको करना है करते रहिए। तो आप लोग को सिखा चुका हूं कि R1 अपॉन R2 की हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, रो जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? L स्क्वायर। दैट मींस R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कि आपको बोल रखा है कि भैया जो L डैश है हमारा दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, सो इट कम्स आउट टू बी L अपॉन 5L इसका होल स्क्वायर। दैट मींस ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1/25। अब यहाँ पे देखिएगा R2 की वैल्यू कितना आने वाला है? R2 इक्वल्स टू 25 R1 की वैल्यू आपको गिवन था 5 ओम, तो कितना आ गया? 25 टाइम्स ऑफ 5 इट विल बी 125 ओम सिंपली। तो 125 ओम दैट मींस इसका आंसर कितना आने वाला था? सेकंड इज द राइट आंसर। तो सिंपली अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है आपसे, हो सकता है टेम्परेचर वेरिएशन पूछ सकते हो, तो टेम्परेचर वेरिएशन का क्वेश्चन याद रखिए। R इक्वल्स टू कितना होता है प्यारे बच्चों? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा की बात करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, इसके लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। हो सकता है आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, अल्फा की वैल्यू क्या होगा? हो सकता है रेजिस्टेंस वैल्यू पूछ ले, या फिर अगर मान लीजिए रेडियस का वेरिएशन इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि इसका एरिया चेंज करता है या फिर रेडियस चेंज करता, तो क्या होता? देखिएगा चेंज जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ चेंज हुआ था, लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया चेंज होगा, एरिया से करेंगे प्यारे बच्चों। तो R की वैल्यू क्या हो जाता है उस केस में? रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं? A से। सो इट कम्स आउट टू बी अगेन वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम बन जाएगा, नीचे एरिया स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि R की वैल्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर होगा। दैट मींस अगर मैं R1 R2 के फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? R1 अपॉन R2 की वैल्यू जो होगा लेंथ के फॉर्म में क्या होगा? L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। एरिया के फॉर्म में क्या होगा? A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर।
और एरिया हम जानते हैं कि अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर रेडियस के फॉर्म में हमें लिखना हो तो रेडियस के फॉर्म में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा। तो अगर हमें इसे रेडियस के फॉर्म में लिखना हो तो रेडियस के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, r2 अपॉन r1 रेस्ट टू द पावर 4। अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा d2 अपॉन d1 रेस्ट टू द पावर 4। तो ये वेरिएशंस आप सिंपली याद रख सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find velocity of particle if position of the particle is given by x is equals to 2t square at t is equals to 2 second. Option 1 4 meter per second, option 2 8 meter per second, option 3 32 meter per second, option 4 16 meter per second. ये एनडीए ना कभी ना ऐसा मजाक बच्चों के साथ करते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन क्यों फ्रेम किए, कुछ नहीं पता चलता है ना। ऐसा हो सकता है फील करवा रहे हैं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आप गलती से कॉमर्स के स्टूडेंट थे, साइंस स्ट्रीम में चेंज कर लिए और जेई का फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो आपको मतलब फॉर्म फिल करने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन आपसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन शायद उन्हीं बच्चों के लिए है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि x की वैल्यू आपको दे रखा है कि 2t स्क्वायर है जी, बताइए वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, dx बाई dt करते हैं प्यारे बच्चों। जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट, इट कम्स आउट टू बी 4t। टाइम की वैल्यू आपको गिवन था 2, सो ये कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ 2 दैट मींस 8 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए आप खुश हो लीजिए और आपके पास आंसर आ चुका है 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा लगा होगा आपको सॉल्व करके, क्योंकि बहुत ही मजा आया होगा और ये सबसे हुआ होगा। जो जिनसे नहीं हुआ होगा वो तो समझ ही रहे होंगे अपना लेवल को कि बढ़िया, मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, पक्की बात है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed at a height re from the surface of earth. Find the increase in potential energy of the object if the height of is increased to 2 re from the surface of earth, where re is equals to radius of earth. Option 1 1/3 mg re, option 2 1/4 mg re, option 3 1/2 mg re, option 4 1/6 mg re. तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या पूछ रहे हैं, आपसे सिंपली पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रेविटेशनल, अगर मान लीजिए आपको बोला हुआ है कि ये जो है बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ है re, यहां से सरफेस ऑफ अर्थ से सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, re हाइट पे रख रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है 2 re हाइट पे ले जा रहा है। ऑब्जेक्ट को कहां पे ले जा रहा है, 2 re हाइट पे। दैट मींस हाइट को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, m टाइम्स ऑफ, अगर मान लीजिए m नॉट का कोई मास है या m मास है, टेस्ट मास जिसको हम लोग बोलते थे, ये कितना लिखते थे m इंटू डेल्टा v। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता था प्यारे बच्चों, m टाइम्स ऑफ डेल्टा v। इसका मतलब कितना होने वाला है, m टाइम्स ऑफ डेल्टा v का मतलब क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। और ध्यान से देखिएगा कि m टाइम्स ऑफ v फाइनल की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल हमारे पास कितना होने वाला है, तो यहाँ पे ये फाइनल में देखिएगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन 2 re। तो देखिएगा हमेशा बताया था आपको कि जब भी r की वैल्यू लेते हैं तो सेंटर ऑफ द बॉडी से लेते हैं। यहाँ पे बॉडी क्या है, अर्थ है, तो सेंटर कितना है re, और फाइनली कितना है 2 re, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ re माइनस यहाँ पे कितना आने वाला माइनस जी एम अपॉन मास ऑफ अर्थ ले रहा हूं बेसिकली ये, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 re हो जाएगा, क्योंकि ये re इधर से इधर और ये re इधर। इसका मतलब कितना होने वाला है, डेल्टा u इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो m टाइम्स ऑफ g मास ऑफ अर्थ अपॉन 2 re माइनस g मास ऑफ अर्थ अपॉन 3 re। सिंपली आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं कॉमन ले लूं g टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ इंटू m डिवाइडेड बाई re हमारे पास कॉमन है, तो कितना आने वाला है 1/2 माइनस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आने वाला है 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, जी एम ई अपॉन re इंटू m अपॉन 6। सिंपल एलसीएम इसका 1/6 आने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन अगर देखिएगा ध्यान से तो मैच नहीं कर रहा है कोई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आने वाला है प्यारे बच्चों, यहां से देखिए ध्यान से कि कितना आने वाला है, जी एम ई अपॉन आर ई इंटू आर ई हो जाएगा सिंपली आर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर ई डिवाइडेड बाई 6।
अब ध्यान से देखिए कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी की वैल्यू रखेंगे, एम ई की वैल्यू रखेंगे, आर ई की वैल्यू रखेंगे, तो जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, एम इंटू जी इंटू आर ई अपॉन 6। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आने वाला था, सॉरी इट वाज 1/6। सो आंसर इसका कितना आने वाला था, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 1/6 था इस ऑप्शन में, दोनों 1/4 नहीं रहेगा, ये 1/6 था, तो सिंपली 4 इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट या तो m इंटू ये लिख सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट मेथड आप सिंपली अप्लाई कर सकते थे क्या, कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग लिख लीजिए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है बच्चों, इनिशियली कितना हाइट पर था 2, तो सिंपली लिख लेंगे माइनस जी एम ई अपॉन 2r। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख लेंगे प्यारे बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे आप लोग सिंपली माइनस ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाई यहां से 3re। ओके, तो यहां पे अगेन क्या करते हैं, डेल्टा यू अगेन लगाते हैं, तो क्या लिखते हैं आप लोग, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगेन एलसीएम लेंगे, सेम आंसर आपका आएगा। ओके, तो दोनों मेथड जो भी आपको अप्लाई करना था पोटेंशियल के फॉर्म में तो पोटेंशियल कर सकते हैं, इसके फॉर्म में तो इसका। और अगर इसका मान लीजिए से आपसे पूछ लेता प्यारे बच्चों कि ग्राफ बताइए कि ग्राफ क्या होगा, तो आप इसका ग्राफ सिंपली बना सकते थे। इसको ऐसे मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इनके वजह से पूछ सकता है आपको पोटेंशियल एनर्जी बताइए कि क्या होगा, सेल्फ ईपी क्या होगा, तो सेल्फ जीपी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सारा वीडियो लेक्चर में बताया हूं, तो वहां पे जाके आप ग्रेविटेशनल का लेक्चर देख के आप लोग ये चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड कैपिटल ए स्टार्ट्स फ्रॉम x is equals to 0 and reaches to x is equals to a/2 in 2 seconds. Find time required for the particle to go from x is equals to a/2 to x is equals to a. Option 1 1 second, option 2 1.5 second, option 3 4 second, option 4 6 second. तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल x is equals to 0 से स्टार्ट होता है, x is equals to 0, दैट मींस ये बेसिकली मीन पोजीशन से शुरू करता है, क्योंकि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास मीन पोजीशन हो गया। यहां से अगर मान लीजिए x is equals to a/2 पे जाता है, तो x is equals to a/2 तक जाने में इसको टाइम कितना लग जाता है, 2 सेकंड लग जाता है। तो पूछ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब आप जानते हैं कि सिंपली x is equals to a है, तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग जानते हैं कि हालांकि इसको डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट अगर मान लीजिए टाइम पीरियड की बात करूं तो फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन a। अगर a/2 तक मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितना है, a/2। यहां से यहां तक पार्टिकल कितना चला है, a/2 चला है जी। जब a/2 चला है तो सिंपली यहां पे रख देंगे, तो सिंपल क्या आने वाला है, साइन इनवर्स x अपॉन a। दैट मींस ये कितना आने वाला है, a/2 डिवाइडेड बाय a, दैट मींस साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई के फॉर्म में कितना आने वाला है, π/6। और ये जानते हैं हम लोग फाई बेसिकली क्या होता है, अगर फेज हम लोग बनाते हैं तो फाई जो हमारा बेसिकली होता है t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे जो फाई वैल्यू होता है ये सब्स्टिट्यूट एंगल कितना करता है, ओमेगा टी। तो किसके बराबर हम लोग करने वाले हैं, ओमेगा टी। और ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, 2π/कैपिटल टी। दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 कम्स आउट टू बी π/6। अब यहां से देखिएगा 2π/t इंटू टी की वैल्यू कितना आने वाला है, π/6। पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिएगा टाइम की वैल्यू आपको गिवन था कितना, 2 सेकेंड। सो 6 ये कितना आने वाला है, 2 इंटू 2 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/6। तो यहां से देखिएगा टाइम पीरियड आपका कितना आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आ गया 24 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना आ गया आपके पास, 24 सेकेंड। अब देखिएगा पार्टिकल को यहां से यहां तक जाना है, मतलब टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें मीन पोजीशन से तो कितना चल चुका है, a। तो अगर मैं बात करूं यहां पहुंचने में इसको कितना फाई लगा होगा, तो फाई का फॉर्मूला अगेन आप जानते हैं, साइन इनवर्स कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, x अपॉन a। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, साइन इनवर्स a अपॉन a। दैट मींस ये कितना आने वाला है, π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितना आने वाला है, π/2। अगेन इसको ओमेगा टी की वैल्यू कर देंगे इक्वल, ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2π/t इंटू टी इज इक्वल्स टू π/2। पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, टी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, टाइम पीरियड का कितना है 24। तो यहाँ पे रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमारे पास रख देंगे अगर, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितना आने वाला है, कैपिटल टी अपॉन 4। सो इट कम्स आउट टू बी 24/4।
तो इसमें सिंपली आ गया आपका 6 सेकेंड। तो देखिएगा टाइम सिंपली आप निकाल भी सकते थे, एक साइकिल कंप्लीट चलने में इसका कितना लग रहा है, टाइम पीरियड 24 सेकेंड है। तो 24 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, और ये क्या रहा है बच्चों, यहाँ से 1 साइकिल और यहाँ से हाफ चला, तो हाफ चला कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका कितना आने वाला था, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर अगेन कौन सा हो गया, 4th इज द करेक्ट वन। तो सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बच्चा चाहता है कि इस तरीके से मुझे नहीं आ रहा सर, फाइव कैसे लिखूंगा सर, फाइव इक्वल्स टू साइन हम कैसे लिख पाएंगे सर, तो कोई बात नहीं, साइन अगर आपको नहीं लिखने आता, फाइव की वैल्यू नहीं आता आपको, जनरल एक्सप्रेशन आपको नहीं याद है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव बेसिकली होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप कर चलो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख लो, एसएचएम का क्या लिख सकते हो आप देखिएगा, आप सिंपली लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इससे इक्वेट कर लो, क्योंकि आपको इनिशियल फेज गिवन ही नहीं है, तो इस तरीके से आप इक्वेट कर सकते हो। पहले क्या कर लीजिएगा, x की वैल्यू a/2 रख लीजिएगा, सेकंड में क्या कर लीजिएगा, x की वैल्यू a रख लीजिएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जब a रखिएगा ना, a/2 रखिएगा तो t इक्वल्स टू 2 रख लीजिएगा, और यहाँ पे जब कीजिएगा तो ये वैल्यू t इक्वल्स टू t रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सॉल्व करके, तो अगेन t की वैल्यू आप क्या पाइएगा, t इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 सेकंड आ रहा है, करके देखिएगा जरूर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये अगेन साइन इनवर्स ओमेगा टी कितना आने वाला है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 है ना, तो ये π/6 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, π/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन LCR सीरीज सर्किट XL is equals to 130 ohm, XC is equals to 80 ohm and R is equals to 80 ohm, the value of power factor of the circuit is equal to option 1 root 54 upon 9, option 2 8 upon root 89, option 3 7 upon 9, option 4 8 upon 13। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके पास सर्किट गिवन था, आपको क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर। तो आप जानते हैं सिंपली पावर फैक्टर की जो वैल्यू होता है cos phi is equals to R upon Z, R टाइम्स ऑफ Z। अब यहाँ पे Z की बात करें, देखिएगा XL और XC में, तो XL इज ग्रेटर देन XC का कंडीशन है, XL इज ग्रेटर देन XC। तो हम लोग यहाँ पे Z की वैल्यू क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, Z की वैल्यू लिखते हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC होल स्क्वायर। हमें डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सिंपली ये कितना आने वाला है, देखिएगा R स्क्वायर, दैट मींस R की वैल्यू कितना आने वाला है 80 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आने वाला है 130 माइनस 80, 130 माइनस 80 इट विल बी 50। सो ये 50 का स्क्वायर, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिएगा रूट अंडर 6400 प्लस 2400, 6400 प्लस 500, सो इट्स 2500, दैट मींस ये कितना आने वाला है, R की वैल्यू हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये 8900, सो इट कम्स आउट टू बी 8900। सो 8900 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 80 अपॉन रूट अंडर 89 टाइम्स ऑफ, और देखिएगा 100 का हम लोग का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना आने वाला है 10। सो 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 8 अपॉन रूट अंडर 89। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए, आप सिंपली इस तरीके से कर सकते थे। पावर फैक्टर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा कि इसमें आपसे और क्वेश्चन पूछने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें क्वेश्चन पूछने की ये प्रोबेबिलिटी कि अगर मान लीजिए बोल देता रेजिस्टेंस इसका 130 एंड दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो 130, तो ध्यान से देखिएगा XL इज इक्वल्स टू XC हो गया, इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया, रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं आता। और अगर मैं बात करूं कि इसका करंट अगर पूछता तो करंट आप निकाल सकते थे, दैट मींस ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा, वैसे बिहेव करता है जैसे कि करंट क्या हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन पे। ओके, तो ये था सिंपली ये आंसर, इसका कौन सा आ जाएगा देखिएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर आर कैरिंग करंट्स as shown in the figure. P is equidistant from the wires. Find magnetic field at point P. Option 1 2 into 10 raised to the minus 5 Tesla. Option 2 16 into 10 raised to the minus 5 Tesla. Option 3 8 into 10 raised to the minus 5 Tesla. Option 4 8 into 10 raised to the minus 5 Tesla. तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वैसे सिमिलर है जैसे 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन डिस्कशन मैंने किया था, जिसमें आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से फ्रेम्ड किया जा सकता है कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर देकर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिमिलर डिटो क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, जो मैंने वहां पे वीडियो लेक्चर में बोला था। आपको जाग सकते हैं यहाँ पे
जो आइकन पर क्लिक करके सिंपली वीडियो में जाकर देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मैंने बोला था, और वो सेम चीज यहाँ पे फ्रेम्ड हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था कि पूछा जा सकता है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यहाँ पे पूछ चुका है। तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली क्या करिएगा, पॉइंट पी आपको इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। दैट मींस यहां से डिस्टेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। और ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसलिए बोला था कि जो चीजें बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये 3.5, तो देखिएगा सिंपली क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड नेट अगर बात करूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा B1 प्लस B2। तो सिंपल B1 प्लस B2 आप निकाल लीजिए। तो B1 प्लस B2 कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे करंट मान लेते हैं इसका I1 अपॉन कितना 2 पाई इंटू D1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे अगर दोनों में करंट क्या बोल रहा है कि करंट डिफरेंट है बट डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 है, अगेन कितना हो जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ D1। ओके, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे देखिएगा मैं कॉमन ले रहा हूँ क्या, 2 पाई इंटू D1, तो कितना आ जाएगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 की ध्यान से देखिए वैल्यू 8 प्लस 6 14 आने वाला है। दैट मींस इट कम्स आउट टू बी 14 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू D1। अब देखिएगा अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग, 14 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कितना आने वाला है, 2 पाई इंटू 3.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इंटू 100 आने वाला है इधर। इसका मतलब क्या आने वाला है, 2 पाई एंड 2 पाई विल गेट कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी 2। और यहाँ पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 14 टू 28 डिवाइडेड बाई 335 आ गया, ये आ गया 10⁻⁻7 और 7 और ये आ जाएगा 20 हमारा 10⁻⁻5। सो इट कम्स आउट टू बी 7 और ये 7 4, दैट मींस ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो देखिएगा हमारे पास आंसर कौन सा आ चुका है, 8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन में -5 है, तो ये आंसर जो हमारा कौन सा आने वाला है, थर्ड इज द करेक्ट वन। तो देख पा रहे हो ऑप्शन जो थर्ड है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। तो ये आपसे और क्या इसमें फ्रेम क्या जा सकता है, आपको बताया चुके थे पिछले में लेक्चर में कि इसमें हो सकता है आपसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए इसका ग्राफ क्या होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस ये डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस की अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या आ जाएगा, डुलता हुआ पानी। सिंपली ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस डी या फिर डिस्टेंस आर सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो आर। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्राफ आप सिंपली कर सकते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट फेज में आपसे ये क्वेश्चन बना फ्रेम्ड होकर आ जाए। तो ये सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। और कितने बच्चों का एक आंसर करेक्ट हुआ है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द टू लिस्ट 1 एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, isothermal process. List 2 no work done by on gas, some amount of heat gives in converted into internal energy, no heat exchange, no change in internal energy। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिस्ट बना के आपको दिया हुआ था कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। इस तरीके से आपको मैच करना था कॉलम कौन सा करेक्ट है। तो आप जानते हैं सबसे पहला अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक की अगर बात करते हैं तो नो हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं 0। बेसिकली हम लोग इक्वेशन लिखे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू कितना होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यस और नो, कोई भी गैस को हम जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों पे काम करता है, यस और नो। तो देखिएगा कि अगर हमें एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होता है प्यारे बच्चों, 0, दैट मींस नो हीट एक्सचेंज। तो देखिएगा पी का ऑप्शन किससे मैच करने वाला था, सी से। और देखिएगा एक ही ऑप्शन जो है सेकंड वन जो कि पी से सी को मैच कर रहा है, तो इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपली पहला चेक करके आपको डायरेक्ट आंसर आने वाला था। चलिए और मैं करके दिखाता हूं। अगर सेकंड बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या है, वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट मतलब क्या है, वर्क डन बेसिकली कितना होने वाला है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, पीडीवी, और चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वर्क डन कितना होने वाला था, 0, मतलब कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू A, तो Q इज इक्वल टू A, नो वर्क इज डन ऑन द गैस। सिंपली अगर मैं बात करूं सिमिलरली
आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब वर्क डन भी होगा और कुछ, इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन क्या होने वाला है कि कुछ अमाउंट इसका क्या होगा चेंज, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा आर का क्या होने वाला है, बी होने वाला है, मतलब सम अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस इनटू इंटरनल एनर्जी, किस फॉर्म में चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट था वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और सिंपली आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट और डेल्टा यू बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों, एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी जैसे बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कितना होने वाला है, जीरो, इतना मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होने वाला है, तो जीरो, इसका मतलब कि आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपली से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आपको इस तरीके से फ्रेम करा जा सकता है ग्राफ के बेसिस पे भी, जैसे कि हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा ग्राफ जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग वैल्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए पीवी ग्राफ आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल ये पी हो गया, ये वी हो गया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे देगा, अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट कर देगा केस में, फिर क्या कर देगा, इस तरीके से डिक्रीज कर देगा, फिर अलग से डिक्रीज कर देगा, मान लीजिए ए है, ये बी है, सी, आपसे पूछ सकता है कि एबीसी में बताओ कौन सा प्रोसेस है, तो जैसे कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट आप देख पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सिंपली आपके पास रिप्रेजेंट करता है आइसोबारिक प्रोसेस को, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा जो भी आगे का शिफ्ट देने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A stationary nucleus breaks into two daughter nucleus having velocity in the ratio 3:2. Find the radius of their nuclear sizes. Option 1 9 upon 4 raised to the power 1 by 2. Option 2 4 upon 9 raised to the power 1 by 3. Option 3 2 upon 3 raised to the power 1 by 3. Option 4 2 upon 3 raised to the power 1 by 2. तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट आपको +1 से रिलेट करके दिया, तो +1 का कंसेप्ट इस क्वेश्चन करने के लिए आना चाहिए था, क्योंकि देखिएगा अगर कोई भी फ्रेगमेंट्स, अगर मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, अब अगर ये 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है, एक m1 में ब्रेक हो रहा है जिसका वेलोसिटी v1 है, एक m2 में ब्रेक हो रहा है जिसका वेलोसिटी क्या है, v2, तो क्या होता है यहाँ पे मोमेंटम क्या रहता है, जब भी फ्रेगमेंट्स ब्रेक होता है तो कंजर्व रहता है, दैट मींस बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल समझिएगा प्यारे बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई हैवी मास है, मास जिसका ज्यादा, तो उसका स्पीड क्या होगा, कम, और जब टूटा तो जिसका मास छोटा बहुत ज्यादा तेजी से भागेगा, ज्यादा तेजी से भागने का मतलब क्या है कि उसका जो वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब मास क्या था, कम, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन m1 इंटू v1, मतलब p1 इज टू p2 लिखने वाला हूं मैं, p1 इज टू p2 लिखने वाला हूं, इसका मतलब m1 इंटू v1 इज टू m2 इंटू v2। अब यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी रेशियो आपको गिवन था v1 इज टू v2, v1 अपॉन v2 की वैल्यू आपको गिवन है 3:2, तो देखिएगा कितना होने वाला है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, तो v2 अपॉन v1 का रेशियो कितना हो जाएगा 2/3, v2 अपॉन v1 हम लोग अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें v2 अपॉन v1 तो कितना आने वाला है प्यारे बच्चों 2:3। अब हम लोग जानते हैं बेसिकली ये जो मास है किसी भी न्यूक्लियस की अगर बात करें तो क्या लिखते हैं m टाइम्स ऑफ a, मतलब क्या होने वाला है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितना होने वाला है v2 अपॉन v1 की वैल्यू होने वाला है मतलब 2/3 होने वाला है। सिंपल कि ये जो मास था, टोटल मास अगर मैं बात करूं z से मल्टीप्लाई करके तो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, मास नंबर के इक्विवेलेंट होने वाला है, तो मास नंबर का रेशियो कितना आ गया 2:3। अब हम जानते हैं एक बात कि कोई भी रेडियस का न्यूक्लियस का जो वेरिएशन होता है r इज इक्वल्स टू r0 a रेज़ टू द पावर कितना होता है प्यारे बच्चों 1/3, दैट मींस r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है a रेज़ टू द पावर 1/3। अब सिंपली क्या करिए, आप सिंपली दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 रेज़ टू द पावर 1/3, दैट मींस a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहां से देखिएगा आपका आया हुआ है कितना 2/3, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 1/3 आंसर आ तो गया ना, देखिए ना कितना आने वाला है 2/3 रेज़ टू द पावर 1/3। ये देखिए कौन सा आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है 2 रेज़ टू द पावर 1/3, तो दिख रहा होगा आपको थर्ड इज द करेक्ट वन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको यहां से ऑर्डर ऑफ डेंसिटी भी पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं 2.8 इंटू 10⁻17, मतलब इसका ऑर्डर कितना आता है 10⁻17 ऑर्डर का। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो न्यूक्लियस से, क्योंकि इजी क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं
तो 2 न्यूक्लियस दे देगा, एक का मास दे देगा 27, एक का मास दे देगा जी इस तरीके से मान लीजिए 64। आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि इसका भैया जो हमारा ये 125 दे देगा, जो भी वैल्यू दे देगा, हो सकता है 125 दे दे। आपसे पूछेगा कि बताइए रेडियस का रेशियो कितना होगा न्यूक्लियस का, तो आप सिंपली बता सकते हैं ये फार्मूला लगाकर। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हमारा रिमेनिंग रह गया वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो ये एंजॉय करते रहिए, और जिनका शिफ्ट बचा हुआ है ना, वो इन चीजों को देखकर थोड़ा एक आइडिया लगाइए और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सारा रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। ओके, और जिन बच्चों को करेक्ट हुआ है कि रॉन्ग हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि सेशन 2 में आप अच्छे से पेपर की तैयारी करके फोड़ के आ सकते हैं पेपर को ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।